आज की ये कहानी भारत में हुई बिल्कुल एक सच्ची वेयरवुल्फ की घटना पर आधारित है, जिसने साल 1983 के उस वक्त में पूरे भारत तो क्या पूरे वर्ल्ड को यकीन करने पर मजबूर कर दिया था कि वेयरवुल्व्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की रियल स्टोरी का लिंक भी अटैच कर दूंगा। आप पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार उसे जरूर पढ़िएगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1983 लगभग 3 रातों से लगातार पवगढ़ कर्नाटका में रहने वाले लोग कुत्तों की हाउलिंग की आवाज सुन रहे थे। ये आवाज हमेशा रात के लगभग 10 बजे शुरू होती और 12 बजे के करीब खत्म हो जाती। अब पहले तो किसी को भी उनसे फर्क नहीं पड़ रहा था। ये आवाजें नदी के उस पार से आ रही थी। गांव वालों को लगा कि ये जरूर ही कुत्तों का झुंड होगा जो रात में नदी किनारे पड़े कचरे में खाना ढूंढते होंगे। लेकिन कुछ गांव वाले उस आवाज से परेशान हो चुके थे। वो लोग रमेश गौड़ा यानी गांव के मुखिया के पास ये कंप्लेन लेकर गए। तब रमेश ने फैसला किया कि अगले ही दिन सभी गांव वाले जाकर नदी की साफ सफाई करेंगे। अगले दिन नदी के पास बहुत लोगों की भीड़ उमड़ी। इनमें मौजूद थे आनंद, जो कि स्कूल के टीचर थे, भीमप्पा, जो वहीं के हट्टे कट्टे लोकल थे और जिन्हें पीना बहुत पसंद था, और रवि, पवगढ़ के कांस्टेबल थे। गांव वालों ने मजे से एक दिन में ही आधी से ज्यादा नदी साफ कर ली। अब जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, सभी लोग अपने घर की तरफ निकल रहे थे। लेकिन कुछ लोग रात में भी काम करना चाहते थे ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। रमेश ने देखा कि नदी के उस पार मौजूद जंगल अंधेरे की वजह से बेहद डरावना हो गया है। उसने सभी को तुरंत अपने अपने घर जाने को कहा। आखिरी में सिर्फ कुछ गांव वाले बचे थे। रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने साथ जाने का फैसला किया। अब वे लोग अपना सामान ही बांध रहे थे कि अचानक रात के अंधेरे में किसी के तेज चिल्लाने की आवाज आई। आवाज वहीं नदी के पास के झोपड़ी से आई थी। सभी लोग उस तरफ भागे, लेकिन झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि लक्ष्मी चिल्लाते हुए बाहर आ रही है और सिर्फ एक चीज कह रही है, कोई मेरी राधा को ले गया। राधा लक्ष्मी की 5 साल की बेटी थी। कांस्टेबल रवि ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर हर जगह खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि पास ही बहुत से कुत्ते झुंड में बिल्कुल शांति से डरे सहमे बैठे हुए थे। कोई भी एक आवाज तक नहीं कर रहा था। फिर अचानक एक बार फिर नदी के उस पार जंगल से एक तेज हाउल की आवाज आई। नदी के दूसरी तरफ खड़े लोगों के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आसपास हर जगह खोजा, लेकिन राधा उन्हें नहीं मिली। अगली सुबह सभी गांव वाले लक्ष्मी के घर के सामने इकट्ठा हो गए। सभी ने अपने हाथ में लकड़ी और दूसरे हथियार पकड़े हुए थे। कांस्टेबल रवि ने रातों रात पूरे गांव में राधा को ढूंढने की कोशिश की थी और बस अब एक ही जगह बची हुई थी, नदी के उस पार का जंगल। वो गांव वालों को लेकर जंगल में एंटर करते हैं। कुछ घंटों की खोज के बाद अचानक स्कूल टीचर आनंद जोर से आवाज लगाता है। वहीं पास के पेड़ पर एक छोटी सी फ्रॉक लटकी हुई थी और उस पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। लक्ष्मी की चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। अब गांव वाले अलग अलग दिशा में फैल गए कि शायद उन्हें घायल हुई राधा कहीं दिख जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों को एक पहाड़ जैसी जगह पर एक गुफा जरूर दिखी थी, लेकिन वो गुफा दूसरे पत्थरों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। 3 दिन तक खोजने के बाद भी उन्हें राधा का नाम और निशान तक नहीं मिला। अब सबने ये मान लिया था कि ये किसी जंगली जानवर का हमला था और उन्हें अब बच के रहना होगा। इसी बीच हर रात उन्हें हाउस की आवाजें आती थी। फिर चौथी रात पर एक और घटना। मीना अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर नीम के पेड़ के नीचे सो रही थी। सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे थे कि अचानक उसकी माँ की नींद किसी आवाज से खुल गई। उन्होंने मुड़कर देखा तो मीना गायब थी। पूरे गांव में हल्ला हो गया। सभी लोग टॉर्च और मशाल लेकर मीना को ढूंढने निकल गए। अचानक एक तरफ से भीमप्पा चिल्लाते हुए आया, भेड़िया भेड़िया। गांव में एक बहुत बड़ा भेड़िया है जो 2 पैरों पर भाग रहा है। गांव वाले ये सुनकर कंफ्यूज हो गए। यहाँ आखिर भेड़िया कैसे आ सकता था, और वो भी 2 पैरों पर चलने वाला भेड़िया। सभी ने भीमप्पा से कहा कि तुमने जरूर बहुत ज्यादा पी ली है। राधा की ही तरह मीना का भी पूरे गांव में कोई भी नाम और निशान नहीं मिला। अब हैरानी की बात तो ये थी कि अगर किसी जानवर ने उन पर हमला किया था तो कम से कम उन्हें खून के छींटे तो मिलेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन पवगढ़ के उस छोटे से गांव में तेजी से अफवाहें उड़ने लगी कि कोई आदमखोर भेड़िया उन पे हमला कर रहा है। पुलिस वाले लगातार जंगल में उस जानवर और दोनों बच्चियों को ढूंढने में लगी हुई थी। उस रात आनंद, उसकी वाइफ सुमा और उनकी छोटी बेटी काव्या दरवाजे के पास सोई हुई थी।
उसकी वाइफ आनंद से कह रही थी कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, उन्हें अपने नानी घर चले जाना चाहिए। आनंद ने भी सोचा कि भोर होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आनंद ने अपने घर के सारे दरवाजे बंद रखे थे। उसकी नजर लगातार घर में मौजूद खिड़की पर टिकी हुई थी। आनंद को अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे सो चुके थे, लेकिन आनंद को ऐसा लग रहा था कि कोई तो उन्हें देख रहा है। अचानक बाहर बैठे सभी कुत्तों ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया, पर अगले ही सेकंड वो लोग बिल्कुल शांत हो गए। आनंद के सारे सेंसर्स कह रहे थे कि बाहर कुछ तो है। उसने कुदाल निकाल ली। उसकी वाइफ भी उठ चुकी थी और उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा हुआ था। अचानक बाहर किसी के तेज चलने की आवाज आने लगी। आनंद जोर से चिल्लाया, बाहर कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर में सिर्फ लैंटर्न ने रोशनी फैला रखी थी। अचानक एक तेज आवाज हुई और उसके घर का गेट तेजी से खुल गया। बाहर से हवा बही और लैंटर्न बुझ गया। वे लोग पूरे तरीके से अंधेरे में थे। अचानक आनंद की वाइफ ने जोर से चीखा। किसी चीज ने उन पे तेज नाखून से हमला कर दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी को छोड़ नहीं रही थी। अचानक तेज आवाज हुई और आनंद की बीवी की चीखें शांत हो गई। ये हमला सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ था। वो तेजी से रिएक्ट कर ही नहीं पाई। अब गांव वाले आवाज सुनकर अपने हाथ में हथियार और मशाल लिए आनंद के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आनंद की वाइफ बुरी तरह से घायल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उन पे हमला किया था। वो बेहोश थी और उनकी बेटी का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को वहीं बॉर्डर वाले एरिया में तैनात करके रखा हुआ था। और इस बार तो उनके साथ साथ बहुत सारे गांव वालों ने भी उस चीज को देखा। एक बहुत बड़ा बालों वाला भेड़िया जो कभी एक पल तो दो पैरों पर भाग रहा था, वहीं दूसरे पल चारों पैरों पर भागने लगता है। वो इतना तेज था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। अब कुछ ही सेकंड में वो गांव वालों की आंखों से ओझल हो गया, लेकिन सभी ने उसे एक ही दिशा में जाते हुए देखा था, नदी के उस पार वाले जंगल में। ये तीसरी लड़की थी जिसे उस भेड़िए ने टारगेट किया था। एक और चीज यहाँ देखने वाली थी कि जिस घर से उन लड़कियों को उठाया गया था वहां और कोई भी बचा नहीं था, सिर्फ ये एक लौती लड़की थी। ये अजीब सा पैटर्न किसी को भी हजम नहीं हो रहा था और पहली बार किसी के मुंह से वो निकला जो लगभग सब सोच रहे थे, काला जादू। दरअसल पवागढ़ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक जंगल है, मदकशिरा जंगल। कहा जाता है कि वहां काला जादू करने वाले तांत्रिक रहते हैं। एक बार एक पुलिस वाला रात के समय उस जंगल में जाना चाहता था, लेकिन लोकल लोगों ने उसे वहां ले जाने से सख्त मना कर दिया, लेकिन वो नहीं सुना और अकेले ही जंगल में चला गया। कुछ दिनों बाद उसकी सरकटी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। उसके बाद मदकशिरा जंगल का दहशत और ज्यादा बढ़ गया। तांत्रिक और काला जादू के समाज में छोटी लड़कियां बेहद ही पवित्र मानी जाती है, जिनकी बलि चढ़ाने से तांत्रिक बेहद ही शक्तिशाली बन सकता है। पवागढ़ के गांव में भी अब लोग यही फुसफुसाने लगे थे। रात के समय सोना गांव वालों के लिए बेहद ही मुश्किल हो गया था। वो लोग दिन में भी झुंड बनाकर चलते थे। जितनी भी माएँ थी वो भी बच्चियों को धार्मिक धागा या दूसरी पवित्र चीजें पहना रही थी। हर जगह डर का माहौल था। इसी बीच चौथा हमला हुआ, वो भी भरी दोपहरी में। एक झोपड़ी से किसी के तेज चिल्लाने की आवाजें आई। सरपंच रमेश और दूसरे गांव वाले जब भागते हुए वहां पर गए तो उन्हें पता चला कि इस बार हमला खिड़की से हुआ था। अब बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। पिछले 4 हफ्तों में ये चौथी लड़की थी जो अगवा हुई थी और किसी का नाम और निशान पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी। इसी बीच सरपंच रमेश ने एक सुझाव दिया। गाँव में जितनी भी छोटी बच्चियां हैं उन्हें एक घर में संभाल कर सेफली रखा जाए और कुछ गांव वाले मिलकर बारी बारी से उस घर की रखवाली करें। सभी गांव वाले मान गए। ये प्लान बेहद ही अच्छा था। पुलिस और गांव वालों ने देखा था कि हमला कभी भी झुंड में नहीं हुआ था। सभी बच्चियों को सरपंच के बड़े घर में संभाल कर रख दिया गया और हर पल 20 से भी ज्यादा गांव वाले लाठी और दूसरे हथियार लिए उस घर की रक्षा करने लगे। 1 हफ्ता बीत गया और गांव में कोई भी हमला नहीं हुआ। लोगों के मन में थोड़ी सी ही सही पर शांति आई। देखते देखते 1 हफ्ता और बीत गया, कोई भी हमला नहीं हुआ। अब बुधवार की एक सुबह आती है जब एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए गांव में आया। उसने साधु बाबा का भेष पहन रखा था। वो गांव के बीचों बीच आया और जोर से चिल्लाने लगा, इस श्राप को तुम सब नहीं रोक सकते। तुम्हारा अपना कोई है जो इसे आग दे रहा है। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसकी बातें अच्छे से सुनने लगे। वो बूढ़ा आदमी बोला कि तुम में से ही कोई एक है जिसने इस खतरनाक दैत्य को जगाया है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। आज रात वो दोबारा आएगा और सबको
मार देगा। उसकी ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हर एक गांव वाला गांव के बीच में इकट्ठा हो गया। सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। सबसे पहले भीमप्पा पे शक गया, जिसका कोई भी परिवार नहीं था और जो रात रात भर पी कर पड़ा रहता था। वही था जिसने सबसे पहले भेड़िए को देखने की बात की थी। कुछ लोगों ने स्कूल टीचर आनंद पर शक किया कि वो शहर से गांव इसीलिए आया था। लोगों ने तो इंस्पेक्टर रवि पर भी शक किया, जो जंगल का हर एक कोना अच्छे से जानता था। वो बूढ़ा आदमी साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही हल्की सी मुस्कान थी। अचानक एक चीख ने सभी को चुप करा दिया। आवाज गांव के मुखिया रमेश के घर की तरफ से आई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग आके एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। घर की रखवाली करने के लिए बस 2 लोग वहां पर खड़े थे। जब सब मुखिया के यहाँ पहुंचे तो एक और बच्ची गायब थी। वो भेड़िया उसे पीछे की दीवार कूद कर ले गया था। पूरे गांव में हल्ला हो गया। इस बीच वो बूढ़ा आदमी अचानक कहीं गायब हो गया। रमेश को 1 सेकंड नहीं लगा समझने में कि ये सब उस बूढ़े आदमी की चाल थी, उन्हें भटकाने के लिए। दरअसल वही बूढ़ा आदमी तांत्रिक था जो उन बच्चों को किडनैप करवा रहा था। 5 लड़कियां अगवा कर ली गई थी। गांव वालों का गुस्सा चरम सीमा पर था। उनको अब पुलिस पर भरोसा नहीं था। उन सभी ने खुद जंगल में जाने का फैसला किया और उस भेड़िया और तांत्रिक दोनों को खत्म करने का प्लान बनाया। उस रात लगभग 60 लोग इकट्ठा हुए और जंगल की तरफ लाठी, चाकू और कुदाल लेकर निकल पड़े। सिर्फ कुछ ही घंटों में उन्होंने पूरा जंगल खंगाल लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। चलते चलते वो लोग एक बार फिर उस गुफा तक पहुंचे जो पत्थर से पूरी तरह ढकी हुई थी। जंगल में उन्हें एक भी ऐसी जगह नहीं मिली थी जहां पर एक भेड़िया छुप सकता था। अब अंधेरे में सभी गांव वालों ने मिलकर उस गुफा के सामने से पत्थरों को हटाना शुरू किया। रात के करीब 4 बज चुके थे। जैसे जैसे पत्थर हट रहा था, गांव वालों का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब आखिरी पत्थर हटा तब मुखिया रमेश और भीमप्पा एक मशाल जलाकर अंदर गए। उनके पीछे दूसरे गांव वाले भी डरे सहमे से आ रहे थे। सामने का नजारा सबसे पहले भीमप्पा ने देखा और जोर से चिल्लाया। पीछे आने वाले गांव वाले डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगे। भीमप्पा और रमेश आखिरी में बाहर आए और वहीं झाड़ों के पास उन्होंने उल्टी कर दी। थोड़ा संभलने के बाद रमेश ने गांव वालों को ऑर्डर दिया कि जिस किसी का भी दिल कमजोर है वो अंदर मौजूद नज़ारा ना देखे। एक बार फिर हिम्मत और अपने दिल को संभाल कर वो लोग अंदर गए, लेकिन कोई भी चीज़ उन्हें इस तरह के नज़ारे के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। थोड़ा अंदर जाने पर सबसे पहले उन्हें बकरी के कटे हुए सर दिखे, जो बेहद ही अजीब तरीके से गुफा की दीवारों पर कीलों से ठोके गए थे। उनके गले से खून अभी भी टपक रहा था। अंदर थोड़ा बहुत उजाला था। वे लोग एक हॉल जैसी जगह में पहुंचे जिसके बीचों बीच एक हवन जल रहा था। दीवारों पर हर जगह खून के छींटे थे। उन्हें उन 5 लड़कियों के कपड़े मिले जो खून से लथपथ थे। रमेश ने देखा कि बाईं तरफ गुफा से अटैच्ड एक चेन लगी हुई है, जैसे किसी जानवर को वहां बंद करके रखा गया हो। गुफा में हर जगह पर काला जादू का सामान रखा हुआ था। इसके अलावा वहां किसी के भी होने का कोई भी नामो निशान नहीं था। ये क्लियर था कि वो तांत्रिक अपना पालतू जानवर लेकर भाग गया है। रमेश ने गांव वालों को आदेश दिया कि इस जगह को वो जलाकर भस्म कर दे। उन्होंने तुरंत हर जगह पेट्रोल छिड़का और गुफा में आग लगा दी। अगले दिन गांव वालों ने बहुत से साधुओं को बुलवाया और उस गुफा के सामने हवन और पूजा करवाई, ताकि अंदर बलि से मरे बच्चों की आत्मा को शांति मिले। उस तांत्रिक का कोई नाम और निशान नहीं मिला। अब दोस्तों, ये कहानी मैंने कई तरीकों से फिक्शनल रखी है, लेकिन इसका सोर्स मैंने रियल स्टोरी से लिया है, तो उसे पढ़ना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है बेताल की कहानी के बारे में, कि आखिर बेताल कौन होते हैं और कैसे भारत में ये बेताल आज भी छिप छिप कर रह रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे जाकर के जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय।